वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जिस लेसन पे हम बात करने वाले हैं वह है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। डियर स्टूडेंट, आनुवंशिकता एवं जैव विकास के क्रम में इसके पहले आपने बहुत सारी बातों को पढ़ा, अध्ययन किया। आज पूरी डिटेल अब जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या है और जैव विकास के प्रक्रम में इसका क्या योगदान है। यह लेसन 9 से चैप्टर लिया गया है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, बायोलॉजी से सेक्शन से है। चलिए एक एक करके जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। ठीक है, आनुवंशिकता और जैव विकास। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता क्या है, अगर इसके बारे में अगर सोचें, विचार करें तो निश्चित रूप से हमारे सामने दो बातें सामने आती हैं। पहला जिसे हम कहते हैं जनन, और दूसरा उस जनन के बाद उत्पत्ति संतति। ये दोनों ही जो सिचुएशंस है, दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं, विधाएं हैं, यह आनुवंशिकता का कारण बनते हैं। अगर इसे आपको भाषा में बोलना हो, राइट करना है, वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा। आप इसे बोल सकते हैं जीवधारियों में या जीवधारियों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीवधारियों के विभिन्न लक्षणों का पाया जाना या संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, यानी जीवधारियों में एक पीढ़ी से, अब एक पीढ़ी का क्या मतलब, यानी माता पिता हो गए और माता पिता से क्या हुआ, संतति का जन्म हुआ। तो संतति का जन्म होना वह दूसरी पीढ़ी हुआ। ठीक है, तो जीवधारियों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीवधारियों के विभिन्न लक्षणों का पाया जाना या संचरण। संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब वो किसके माध्यम से जा रहा है, तो वह डीएनए के माध्यम से जा रहा है, वह क्रोमोसोम्स के माध्यम से जा रहा है। क्रोमोसोम्स जिसे आप गुणसूत्र कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इसी लेसन में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। अगर कहीं भी एग्जाम में आता है कि आनुवंशिकता क्या है, तो आपको सिर्फ ये 4 लाइनें लिखनी है कि जीवधारियों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीवधारियों के विभिन्न लक्षणों का पाया जाना या संचरण या गमन आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अब अगला पॉइंट्स देखते हैं। अब एक शब्द आएगा जीन। क्या है जीन? क्या है? तो जीन के बारे में अगर हम बात करें तो जीन जो है एक तरह की इकाई होती है। और किसकी इकाई होती है? आनुवंशिकता की इकाई होती है। अब हम कह सकते हैं जीवों में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसे और भी समझते हैं। जनन एक ऐसा माध्यम है जिससे वंश की वृद्धि होती है और साथ ही आनुवंशिक लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो ये जनन यानी मेन जो बेस आपका है वो क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो जीवों में जनन एक ऐसा माध्यम है जो जीन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में। यानी जब माता पिता से जीन ट्रांसफर होते हैं, वो कहां जाते हैं? वो बच्चों में जाते हैं। बच्चों में किसके माध्यम से जाते हैं? तो डीएनए होता है। डीएनए के बारे में आपने पिछले लेसन में पढ़ चुका है। अब देखिए, अब कुछ बात करते हैं वंशागत लक्षण। कुछ ऐसे वंशागत लक्षण हैं, जरा आप उन्हें ऑब्जर्व करिएगा। आप अपनी क्लास में हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कानों की बनावट को आप देखिए। जब आप उनके कानों की बनावट को देखेंगे तो सबके कान अलग अलग तरह से दिखेंगे। सबका काम एक ही है। कान का काम क्या है? शेप तो सबका देखने में एक जैसे लगता है, लेकिन जब उसकी बनावट की आप बात देखेंगे, जो बाहरी आकृति की को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, तो हर एक कान में, हर एक स्टूडेंट्स का दोनों कान आप देखिए, उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ भिन्नता नजर आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक्स है और एक स्टूडेंट वाई है, तो एक्स का जो कान होगा वो वाई से बिल्कुल एज इट इज नहीं मिलेगा, दिखेगा वैसे ही, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। वो जरूर आप देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि इसे ही हम क्या कहते हैं। ये सब लक्षण जो होते हैं वंशागत लक्षणों के वजह से होते हैं। सबको कान बोला जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे? अगर कोई आपसे ये पूछे कि वंशागत लक्षण है क्या, तो आप क्या बताओगे? तो वंशागत लक्षण के बारे में जब हम बात करेंगे तो कह सकते हैं वे लक्षण जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन्हें वंशागत लक्षण के नाम से जाना जाता है। जैसे नाक, कान, आंख, रंग। जैसे बॉडी का रंग, कोई गोरा है, कोई सांवला है,
कोई काला है, इस तरह से। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां जितने लोग होते हैं क्या, सब काले काले होते हैं, सारे लोग होते हैं। अभी कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ हल्के पानी के होते हैं, किसी की नाक बहुत अच्छी है, किसी की नाक चपटी है, किसी की नाक लंबी है, किसी का कान आप देख लीजिए, किसी का कान खड़ा है, किसी का कान थोड़ा सा दबा हुआ है, आंखों को देख लीजिए। तो ये सभी जो बनावट है, ये उनकी संतति में जो दिखाई दे रहा है वो कहां से आते हैं, उनके पेरेंट्स से आते हैं, यानी माता पिता से आते हैं। और किसके द्वारा आते हैं, जनन के द्वारा से। माध्यम कौन बनता है, डीएनए, डीएनए बनता है। और उसकी जो छोटी इकाई होती है जिसे आप जीन बोलते हैं, जीन क्या होते हैं, अनुवांशिकता का एक इकाई होती है। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट्स है लक्षणों की वंशागत नियम और मेंडल का योगदान क्या है। तो देखो, मेंडल का जब भी नाम आएगा तो मेंडल को हमेशा जो है छोले से जोड़ना, छोले, मटर के छोले, यानी मटर के छोले का मतलब याद रखने के लिए बात कर रहा हूं। मेंडल ने ये रिसर्च किया, बहुत दिनों तक रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश किया कि ये वंशागति कैसे हो रहे हैं, ये लक्षण कैसे जा रहे हैं, क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो जब इन तमाम बातों को सोचा तो मेंडल ने क्या किया कि एक बहुत आसान तरीका देख सोचा और उसने पौधों पर अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया। और पौधों पे जो रिसर्च किया वो एक दिन नहीं किया, इस पौधों पर लगातार उसने 7 वर्षों तक दिन रात उसने मेहनत किया। और तब जाकर के उसने एक जो नियम दिया जो मेंडल के नाम से जाना जाता है, मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है और उसके योगदान के नाम से जाना जाता है, और कई जगह उसे मेंडल का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं वास्तव में है क्या। तो अगर लक्षणों की वंशागत नियम की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जनन के द्वारा जीव के लक्षण जब उनकी पीढ़ी या संतति में दिखाई देते हैं जिनमें डीएनए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जिनमें डीएनए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसे ही हम क्या कहते हैं, वंशागति का नियम माना गया है, लक्षणों की वंशागति का नियम। यानी दो चीजें तो कॉमन हो गई। पहला, जनन तो कंपलसरी है, अगर जनन नहीं होगा तो डीएनए क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, और जब डीएनए नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर संतति का जन्म नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसने क्या किया, मेंडल ने क्या योगदान दिया था। तो मेंडल ने जब लगातार 7 वर्षों तक मटर पर प्रयोग किया तो उस प्रयोग में वह कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो निष्कर्ष जो था वह काफी चौंकाने वाला था। जब मेंडल अपना प्रयोग कर रहा था तो उस समय वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के चिंतित हुआ करते थे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ठीक है, अब देखिए, उसे जानने के लिए मेंडल ने मटर के का जो अध्ययन किया, मटर के बारे में जो चीजें देखी और जाना। कभी वो उसने क्या किया, छोटे मटर को लिया, फिर उसके बाद से बड़े मटर को लिया और सबको एक साथ कंपेयर किया। यानी उनकी जो लगाने से जब बीज को उसने मिट्टी में डाला और डालने के बाद से किस तरह से ग्रो हो रहा है, मटर कैसे कैसे बढ़ रहा है, उसमें कैसे उसमें जनन कैसे हो रहे हैं, उसमें फूल कैसे आ रहा है। तो बहुत से मटर को देखा, कुछ मटर को देखा कि बहुत लंबे हो गए, कुछ मटर को देखा कि बहुत छोटे हो गए, और कुछ मटर को देखा कि वह कुछ भी विकास नहीं कर पाए, वो हम कह सकते हैं बीच सफर में ही दम तोड़ दिया। तो इस तरह का जब प्रयोग किया उसने और देखा, और हर एक का उसने रीडिंग लिया, प्रेक्षण लिया, रीडिंग यानी प्रेक्षण लिया, और उस आधार पर वो एक नियम दिया। क्या दिया, इस निष्कर्ष पे पहुंचा। अब इस पूरी बात को आप समझा सकते हो कैसे, आप कह सकते हो कि मेंडल ने लगातार 7 वर्षों तक मटर पर अनुवांशिक लक्षणों का प्रयोग किया, देखा, अनुवांशिक लक्षणों पर प्रयोग किया, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतति में परिवर्तन उनके जनक के द्वारा होता है, यानी उनके जनक से होता है। यहां पे क्या होगा, उनके जनक से होता है। अब देखो, जनक क्या है, जनक का मतलब होता है नर और मादा। तो यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस बात को ध्यान देना कि परिवर्तन उनके जनक के द्वारा होता है। यहां पे द्वारा शब्द छूटा हुआ है, आप अपने कॉपी में लिख लेना सही तरीके से। और इसके लिए डीएनए या गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए या गुणसूत्र। अंग्रेजी में आप इसे क्या बोलते हो, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो डीएनए और गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं क्या, वो लक्षणों को ले जाने के लिए। और जब इस निष्कर्ष पर ये पहुंचा, मेंडल पहुंचा, तो उसने जो अपनी थीसिस में लिखा था, जो सिद्धांत लिखा, जो नियम लिखा, वो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक थे। यानी इससे हम जो फसलों को अब और अच्छे तरीके से क्रॉस संकरण के द्वारा हम बहुत बेहतरीन वैरायटी ले सकते थे।
इस तरह का प्रयोग उसने किया और उसी को मेंडल के सिद्धांत और नियम के भी कहा गया। मेंडल के सिद्धांत के नाम से जाना गया, मेंडल के नियम के नाम से जाना गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब चलते हैं अगला पॉइंट्स जो हमारा है मेंडल के वंशागत नियम। अब देखो वंशागत नियम में जो उन्होंने पॉइंट्स लिखा था उसी बात को जान लेते हैं। उन्होंने क्या पॉइंट्स दिया था? बहुत सीधा सा पॉइंट दिया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर पर 7 वर्षों तक संकरण का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? संकरण का। एक विधि होती है, उस विधि का प्रयोग किया जिससे कि वह मटर पर वह देख सके कि किस तरह से इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, प्रयोग किया और उसी आधार पर मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विविधता, अब वहां एक शब्द उन्होंने जोड़ा, विविधता यानी भिन्नता। जैसे कोई पौधा, मटर का पौधा छोटा था, किसी में बहुत अच्छे दाने आए, किसी में दाने ही नहीं आए, कोई मटर पीला पड़ गया। तो इन सब के कारणों को खोजा गया कि वास्तव में ये हो क्यों रहा है। तो उसको विविधता का जो मुख्य कारण भी उन्होंने जनन माना, और जो वंशागत लक्षण है, जो लक्षण जाते हैं एक से जीव से दूसरे जीव में, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसका भी मुख्य कारण क्या माना? जनन माना। तो दो शब्द का प्रयोग किया था मेंडल ने, पहला रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या किया था? संकरण। ठीक है, ये शब्द का प्रयोग किया। अब बात कर लेते हैं अगला, लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होगा? जैसे कैसे आप डिसाइड करते हो ना, आप देखो, आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दिखाई देंगे, नर और मादा दिखाई देंगे। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनमें भिन्नता पाई जाती है। और वो भिन्नता कैसे पाई जाती है उसको जरा समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो। इस इमेज को देखने के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब चलो मैं इसे और अच्छे तरह से समझा देता हूं आपको। जीवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है। तो क्या याद रखना है डियर स्टूडेंट? हमेशा याद रखो, लिंग का इट मींस सेक्स का निर्धारण जो होता है वह गुणसूत्र के आधार पर होता है। और ये गुणसूत्रों को क्या बोलते हो? अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, अब नर में, अब देखो नर में कौन से गुणसूत्र पाए गए? तो नर में XY गुणसूत्र और तथा मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? इतना तो क्लियर हो गया। XY, नर में क्या होगा? XY गुणसूत्र होंगे और मादा में क्या होगा? XX गुणसूत्र होंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के Y गुणसूत्र से मिलता है तो किसका जन्म होगा? मादा का जन्म होगा। अब ठीक इसके विपरीत देख लो, यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो नर का जन्म होता है, यानी पुरुष का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। आप इसे लड़का कह सकते हो और मादा को आप लड़की बोल सकते हो। अब इमेज को जरा देख लो, यहां मादा को XX के से दर्शाया गया है और नर को XY से दर्शाया गया है। जब नर और मादा में क्या हुआ? जनन हुआ। तो जनन होने के बाद अब X क्यों कहा गया? X इसलिए कहा गया, X जो नाम है वो अंडाणु है। किसका अंडाणु है? तो वह मादा का अंडाणु है। मादा में सिर्फ X क्रोमोसोम से ही पाए जाते हैं जो डबल होते हैं, एक जोड़े में होते हैं। और नर में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और नर में जो क्रोमोसोम्स पाए गए, इनके दो नाम दिए गए। X को नाम दिया गया शुक्राणु और Y का नाम दिया गया क्या? युग्मक। क्या दिया गया? दोनों का X और Y दो चीजें होती हैं। अब देखो क्या हुआ कि अगर X, मादा का X और नर का X दोनों का मिलान हुआ, यानी दोनों ने संयोग किया, तो क्या होगा? XX बना। तो जब XX बनेगा तो क्या हो जाएगा? मादा का जन्म होगा, यानी लड़की का जन्म होगा। यदि मादा का X, मादा में तो X ही है, हमेशा मादा का X ही जाएगा। और ये पूर्ण रूप से अगर जिम्मेदार होता है तो क्या होता है? नर का क्रोमोसोम्स जिम्मेदार होता है। अगर नर का Y क्रोमोसोम्स मादा के X क्रोमोसोम्स से क्या करता है? संयोग करता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाता है? X और Y जहां होगा तो क्या हो जाएगा? लड़का, यानी हम कह सकते हैं नर का जन्म होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीज आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपके लिए एक टास्क होगा, एक वर्क होगा। आप जो जहां पे भी हैं वहां पर देखिए, कुछ लक्षणों को समझने का प्रयास करिए। कुछ लोगों के नाक को देखिए, कान को देखिए, मुंह के देखिए, उनकी बनावट देखिए, उनके रंग के बारे में देखिए। तो अब जब आप देखेंगे तो सब में कोई ना कोई भिन्नता आपको दिखाई देगी, और उसी भिन्नता को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि ये वंशागत लक्षण क्या है, जीन क्या है, DNA क्या है, और गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है।
ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द